रतनपुर गांव में आज ऐसी ठंड थी कि मानो हवा में कांच के बारीक टुकड़े घुले हों, जो सांस लेने पर सीधे कलेजे में चुभ रहे थे। चारों तरफ कोहरे की ऐसी मोटी चादर लिपटी थी कि चांद और तारे भी कहीं छिप गए थे। इस खौफनाक सन्नाटे में गांव के आखिरी छोर पर बना रामदीन का कच्चा घर ठंड से कांप रहा था। सावित्री, ओह सावित्री, क्या तुम्हें नींद आ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ये ठंड हमारी हड्डियों को ही गला देगी। इस पुराने और फटे हुए कंबल में अब इतनी जान नहीं बची कि इस बर्फीली हवा को रोक सके। देखो तो सही, मेरे हाथ पांव सुन्न होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर का खून अब पानी नहीं, बर्फ बन चुका है। क्या हम निर्दोष गरीबों के नसीब में सुकून की नींद कभी नहीं आएगी? भला नींद किसे आती है जी? जब सीने में ठंड का खंजर उतर रहा हो तो आंखें मूंदना भी मुश्किल हो जाता है। आप क्यों उठकर बैठ गए? चुपचाप इस बोरी को ओढ़कर मेरे पास लेटे रहिए, शायद हम दोनों की गर्माहट से थोड़ी राहत मिल जाए। अगर इस उम्र में आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सावित्री, जब सिर पर चिंता का पहाड़ हो तो शरीर की तकलीफ महसूस नहीं होती। कल सुबह होते ही वो जालिम मुनीम दरवाजे पर दस्तक देगा। सेठ धर्मचंद ने साफ कह दिया है कि अगर कल दोपहर तक ब्याज का एक एक पैसा चुकाया नहीं गया तो वो हमारे इकलौते खेत के कागजात पर कब्जा कर लेगा। वही खेत तो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है सावित्री, वही हमारी माँ है। अगर वो छिन गया तो हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। हे भगवान, क्या तूने हम गरीबों की किस्मत सिर्फ आंसुओं से ही लिखी है? मेरे ससुर ने भी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाया, आपने भी वही किया, और अब मेरा कलेजा फटता है ये सोचकर कि बिरजू का क्या होगा। वो मासूम बच्चा दिन भर खेत में आपके साथ पसीना बहाता है, ना अच्छा पहनता है ना अच्छा खाता है। क्या उसके नसीब में भी यही गुलामी लिखी है? क्या उसकी जवानी भी इस कर्ज के बोझ तले दब जाएगी? माँ, मेरी किस्मत का रोना मत रो, मैं सब सुन रहा हूँ और मैं कोई कमजोर बच्चा नहीं हूँ। और बापू, आप ये क्यों सोचते हैं कि हम हार जाएंगे? जब तक मेरे बाजुओं में दम है मैं उस सेठ को हमारे खेत की मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। हम किसान हैं बापू, मिट्टी से सोना निकालना जानते हैं। आज ये ठंड हमें डरा रही है, पर ये मेरी हिम्मत से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। बेटा, जज्बात से पेट नहीं भरता और ना ही कर्ज चुकता है। इस साल तो कुदरत ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। पाले ने पूरी फसल तबाह कर दी। खेत में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा जिसे बेचकर हम मुनीम का मुंह बंद कर सकें। अब हमारे पास ना पैसे बचे हैं और ना ही कोई उम्मीद की किरण। ऐसा लगता है कि ये ठंड हमें मारे ना मारे, ये गरीबी जरूर मार देगी। उम्मीद अभी बाकी है बापू। वो जो खेत के मोड़ पर शीशम का पुराना पेड़ है, जो पिछले साल की आंधी में थोड़ा झुक गया था, मैंने सुना है उसकी लकड़ी अंदर से बिल्कुल पत्थर जैसी मजबूत है। अगर हम अभी इसी वक्त निकलें और सूरज निकलने से पहले उसे काट कर उसके लट्ठे तैयार कर लें तो शहर का व्यापारी उसे हाथों हाथ खरीद लेगा। मुनीम के मुंह पर ब्याज के पैसे फेंकने लायक रकम तो मिल ही जाएगी। नहीं बिरजू, ये दीवानापन छोड़ दो बेटा। बाहर निकलना मौत के मुंह में जाने जैसा है। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता और बाहर की ओस तीर की तरह शरीर में चुभती है। तुम्हारे पास तो ढंग का स्वेटर तक नहीं है। सिर्फ एक पुरानी बोरी ओढ़कर इतनी बड़ी ठंड से कैसे लड़ोगे? अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मत जाओ बेटा, मत जाओ। माँ, बीमारी से तो हम दवाई खाकर लड़ लेंगे, पर उस सेठ की बेइज्जती का कोई इलाज नहीं है। जब वो कल सुबह गांव भर के सामने बापू की पगड़ी उछालेगा और हमें निकल जाने को कहेगा, तब क्या ये ठंड हमें बचाने आएगी? नहीं माँ। बापू, अपनी कुल्हाड़ी उठाइए और मेरे साथ चलिए। आज हमें दिखाना होगा कि एक किसान की मेहनत इस मौत जैसी ठंड को भी हरा सकती है। सत्य कह रहा है मेरा बेटा। सावित्री, डरने का वक्त निकल गया है, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। अगर खेत बचाना है तो आज हमें इस कोहरे और ठंड से दो दो हाथ करने ही होंगे। ये लोहे की कुल्हाड़ी भले ही बर्फ जैसी ठंडी हो, पर मेरे सीने में जो आग जल रही है वो इसे पिघला देगी। चल बिरजू, आज हम अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। और फिर उस काली और ठिठुरती रात में
बाप और बेटा अपने कंधों पर कुल्हाड़ियां रखकर अंधेरे में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि बाहर सिर्फ ठंड उनका इम्तिहान नहीं लेगी, बल्कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही खेल रखा है। क्या वो उस विशाल पेड़ को गिरा पाएंगे? कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामदिन और बिरजू खेत की उस कच्ची पगडंडी पर बढ़ रहे थे, जहां बर्फीली ओस उनके नंगे पैरों को छलनी कर रही थी। देखो बिरजू, यही है वो पुराना शीशम का पेड़। मेरे पिताजी ने इसे बड़ी उम्मीदों और प्यार से इस मिट्टी में बोया था, और आज किस्मत का कैसा सितम है देखो। जिस खेत को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, उसी खेत की खातिर मुझे आज अपने ही बुजुर्गों की इस निशानी पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ रही है। हे वृक्ष देवता, मुझे क्षमा करना। आज मेरे परिवार की लाज और हमारी रोटी तेरे ही हाथ में है। अब ये रोने धोने या पुरानी यादों में खोने का समय नहीं है। अगर हम अभी कमजोर पड़ गए तो कल सुबह तक हमारे पास रोने के लिए अपनी जमीन भी नहीं बचेगी। समय मिट्टी की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है, और सूरज निकलने से पहले हमें इस पेड़ को गिराकर इसके लट्ठे तैयार करने होंगे। आप एक तरफ से जोर लगाइए और मैं दूसरी तरफ से इसका तना काटता हूं। उफ बिरजू, ये लकड़ी तो किसी पत्थर जैसी कठोर हो चुकी है। एक एक वार करने में मेरे हाथों की उंगलियां ठंड से सुन्न होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोहे की कुल्हाड़ी अभी मेरे हाथ से फिसल कर गिर जाएगी। इतनी ठंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कयामत की ठंड नहीं देखी, जहां लोहा भी कांप रहा हो। मेरा बूढ़ा शरीर अब साथ नहीं दे रहा बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें जम रही हैं। बापू, अपने हाथ मत छोड़िए, अपनी मुट्ठी कस कर पकड़िए और उस घमंडी मुनीम का चेहरा याद कीजिए जो कल सुबह हमें लात मारकर गांव से बाहर निकालने आएगा। याद कीजिए माँ की वो खांसी और वो खाली पेट जो हमें रोज सोने नहीं देता। जब तक ये पेड़ जमीन पर नहीं गिरता तब तक हमें सांस नहीं लेनी है। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, आप बस थोड़ा और हौसला दिखाइए, हमारी जीत जरूर होगी। रामदिन भाई, बिरजू, इतनी भोर में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने खेत जा रहा था तो कुल्हाड़ी के चलने की आवाज़ सुनकर यहाँ खिंचा चला आया। देखो तो सही, तुम्हारे जिस्म ठंड से नीले पड़ रहे हैं और तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। क्या तुम दोनों ने इस मौत जैसी ठंड में अपनी जान से हाथ धोने का मन बना लिया है? ये काम तुम्हारे अकेले का नहीं है रामदिन भाई। हरिया भाई, गरीब के पास अपनी जान के अलावा दांव पर लगाने को बचा ही क्या है। सेठ का कर्ज और उसका ब्याज हमें जीने नहीं दे रहा। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो वो मेरा खेत हड़प लेगा। बस इस पेड़ को बेचकर कुछ पैसे जुटाने की ये आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, पर यह अकेले मेरे बस का नहीं लग रहा हरिया। ऐसा लगता है जैसे मेरा ये शरीर आज यहीं ढेर हो जाएगा। अरे रामदिन भाई, ऐसी निराश बातें मत करो। दुख के समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। यही तो गांव की रीत है। जब मेरे घर में आग लगी थी तो तुमने ही सबसे पहले अपनी परवाह किए बिना बाल्टी उठाई थी। आज मैं तुम्हें ऐसे मौत के मुंह में अकेले लड़ते हुए नहीं छोड़ सकता। बिरजू बेटा, वो दूसरी कुल्हाड़ी मुझे दो। आज देखते हैं ये पेड़ हमारी एकजुट हिम्मत के आगे कब तक खड़ा रहता है। अबे ओ रामदिन, क्या यहाँ कोई तमाशा या मेला लगा रखा है? मैंने सुना तू चोरी छिपे इस खेत की लकड़ी काट रहा है ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। देख ले, सूरज अब निकलने वाला है। अगर दोपहर तक ब्याज की पूरी रकम मेरे हाथ में नहीं हुई तो खेत के कागज पहले से तैयार हैं। सेठ जी ने साफ कह दिया है कि 1 घंटे की भी देरी हुई तो सीधे पुलिस को बुलाकर अंदर करवा देंगे। मुनीम जी, अपनी ये गंदी और जहरीली जुबान को लगाम दीजिए। हम अपनी ही जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। और कान खोलकर सुन लीजिए, सूरज ढलने से पहले आपका एक एक पैसा आपकी हथेली पर होगा। तब तक यहाँ खड़े होकर हमारा वक्त खराब मत कीजिए और अपना ये मनहूस चेहरा यहाँ से हटाइए, वरना ये कुल्हाड़ी लकड़ी और दुश्मन में फर्क करना भूल जाएगी। मुनीम जी, आप अभी यहाँ से जाइए। बिरजू थोड़ा गर्म खून है,
पर उसकी बात में सच्चाई है। हम किसान हैं मुनीम जी, और हम अपना वचन निभाना जानते हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। शाम तक रुक जाइए, आपको निराश नहीं करेंगे। मुनीम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? एक मेहनतकश किसान को इस कड़ी ठंड में परेशान करते हुए तुझे थोड़ा भी तरस नहीं आता? जा यहाँ से और अपने उस जालिम सेठ से कह देना कि रामदिन आज अकेला नहीं है, हरिया उसके साथ दीवार बनकर खड़ा है। शाम को पैसे लेकर ही तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। अब अपना रास्ता नाप और यहाँ से निकल। अच्छा, तो अब ये हरिया भी इस लाचार किसान की तरफ से बोल रहा है। ठीक है, देख लेंगे तुम्हारी ये दोस्ती कब तक चलती है और शाम तक तुम्हारे पास कितने पैसे आते हैं। याद रखना रामदिन, अगर सूरज ढलने तक रकम नहीं मिली तो कल सुबह इस खेत की मिट्टी पर मेरा ताला होगा और तुम सब सड़क पर होगे। तब देखते हैं ये तुम्हारी अकड़ कहाँ जाती है। चला गया वो गीदड़। बापू, काका, अब हमें और भी जोर लगाना होगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। 3 कुल्हाड़ियां अब एक ही ताल में चलने लगी थीं। ठक ठक ठक। हरिया भाई, अगर आज तुम दीवार बनकर मेरे साथ न खड़े होते तो ये बूढ़ा शरीर कब का ठंडा पड़ गया होता और ये पेड़ कभी न गिरता। देखो बिरजू, इसकी लकड़ी कितनी पक्की और गहरी है। इससे न सिर्फ मुनीम का कर्ज उतरेगा बल्कि तेरी माँ के लिए अच्छी दवाई और तेरे लिए एक नया कंबल भी आएगा। रामदिन भाई, आज मुझसे शुक्रिया मत कहो। आज तुमने और बिरजू ने जो फौलादी हौसला दिखाया है, उसने पूरे रतनपुर गांव का सिर ऊंचा कर दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कभी नहीं देखी। लेकिन अभी वक्त कम है। सूरज ढलने से पहले हमें इसके लट्ठे तैयार करने होंगे। वो देखो, शहर के बड़े व्यापारी लखुन सेठ की गाड़ी धूल उड़ाती हुई यहां आ रही है। ओहो, तो आखिरकार तुमने ये पुराना पेड़ गिरा ही दिया। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है रामदिन। ये लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सेठ धर्मचंद का डर पूरे शहर में है। मैंने सबको पहले ही खबरदार कर दिया है। चुपचाप खेत के कागज निकालो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना तुम्हारे पास रोने के लिए ये लकड़ी भी नहीं बचेगी। मुनीम जी, अब बहुत हो गया। आपकी ये गंदी सियासत और गीदड़ भभकियां अब यहाँ नहीं चलेंगी। हम किसान हैं, जब हम अपनी मिट्टी को बचाने पर उतर आते हैं ना, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। आप अपना ब्याज गिनिए और अपने पुराने हिसाब किताब तैयार रखिए। हमारी फिक्र छोड़िए। वो देखिए, लखुन सेठ खुद अपनी गाड़ी से उतर कर यहाँ आ रहे हैं। क्या बात है रामदिन भाई, इतनी बढ़िया और पक्की शीशम की लकड़ी। मेरे भट्टे की आग बुझ रही थी और मुझे ऐसी ही सूखी और मजबूत लकड़ी की सख्त जरूरत थी। रामदिन, तुमने और तुम्हारे बेटे ने इस ठंड में जो काम किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं इसका पूरा दाम दूंगा। लखुन भाई, आप हमारे लिए इस वक्त भगवान का रूप बनकर आए हैं। ये लीजिए, ये सारी लकड़ी और जो भी उचित दाम बनता है वो दे दीजिए। मुझे बस इस मुनीम का मुंह बंद करना है ताकि मेरी मिट्टी और मेरा ये इकलौता खेत बच सके। आज एक बाप का सिर अपने बेटे के सामने झुकने से बच गया लखुन भाई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर लखुन सेठ, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि सेठ धर्मचंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर उन्हें पता चला कि आपने उनके दुश्मन की मदद की है तो वो आपका कारोबार बंद करवा सकते हैं। सोच समझकर फैसला कीजिए सेठ जी। मुनीम, अपने उस जालिम सेठ से कह देना कि लखुन किसी के डर से अपना ईमान नहीं बेचता। मैं एक व्यापारी हूं और मुझे मालूम है कि मेहनत की कीमत क्या होती है। ये लो पैसे और अपने सेठ का पूरा ब्याज गिन लो। इसके बाद अगर तुमने इस खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहां से। बिरजू, रामदीन जी, मैंने घर से देखा कि पेड़ गिर गया है। मेरी तो जान ही हलक में अटकी थी कि कहीं ठंड आप दोनों को बीमार न कर दे। लेकिन अब आप दोनों के चेहरों की ये मुस्कान और ये पैसे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। आज हमारा घर बच गया, हमारी इज्जत बच गई। माँ, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मेहनत से हम किस्मत को भी बदल सकते हैं। अब आपको कभी उस मुनीम के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बापू, आज हमने साबित कर दिया कि किसान कभी हारता नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए थक सकता है। अब हम नए सिरे से अपनी फसल बोएंगे और इस जमीन को फिर से हरा भरा करेंगे। हाँ सावित्री भाभी,
आज रामदिन भाई ने और बिरजू ने जो मिसाल पेश की है वो पूरा गांव याद रखेगा। मुनीम का चेहरा देखा, मानो किसी ने उसके मुंह पर कालिख तोड़ दी हो। चलो रामदिन भाई, अब ये लट्ठे गाड़ी में लादने का वक्त है। आज की रात ठंड की नहीं बल्कि जश्न की रात होगी हमारे गांव में। शाम ढल रही थी और कोहरा फिर से गहरा होने लगा था, लेकिन रामदिन की झोपड़ी में आज अंधेरा नहीं था। आज वहां एक परिवार की जीत की गर्माहट थी।